जी कैफ फॉर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 37, चैप्टर चल रहा है 8। चैप्टर का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है, सर्टन रिलेशंस रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की तरह का रिलेशनशिप हुआ। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की तरह का रिलेशनशिप हुआ। सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक ऑफरर है, एक ऑफरी है। ऑफरर ऑफरी को कोई ऑफर करता है, ऑफरी उसे एक्सेप्ट करता है और दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये तो एक टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक? लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ऑफरर ऑफर नहीं करता, एक्सेप्टर एक्सेप्ट नहीं करता उस तरीके से जिस तरीके से हमने एक्सेप्टेंस में पढ़ा था, लेकिन उसके बावजूद लॉ कहता है दोनों में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, दोनों में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। कब? जब ऑफरर बाकायदा ऑफर नहीं कर रहा, कोई एक्सेप्टर उसको बाकायदा एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी दोनों पार्टीज में रिलेशनशिप हो गया। इसमें समटाइम्स ऑफर करना या ना करना तो अलग बात है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑफरर ने कभी या एक पार्टी ने कभी दूसरी पार्टी को देखा भी नहीं होता, देखा भी, उसके बावजूद भी उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ना एक पार्टी ने कभी दूसरे को कभी देखा, ना कभी एक लफ्ज भी कहा, उसके बावजूद उन दोनों पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बन सकता है। ऐसी ही सिचुएशंस को कवर करता है हमारा ये चैप्टर। आपको थोड़ी अजीब सी बात लग रही होगी कि ऑफरर ऑफरी को नहीं जानता, ऑफरी ऑफरर को नहीं जानता, उसके बावजूद भी उन दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट हो सकता है। ला इसकी एग्जाम्पल हमें देता है। ठीक है, तो लेकिन चूंकि इसमें बाकायदा जिस तरह एक रिटन एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बाकायदा दोनों पार्टीज टर्म एंड कंडीशन एग्री करती है, उस तरह का कोई स्टेप नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फिर भी हो जाता है। फॉर्मल स्टेप्स नहीं होते लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फिर भी हो जाता है। इसी वजह से लॉ ने कहा कि सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसी सिचुएशंस जिनमें बाकायदा तो नहीं लेकिन तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली एग्जांपल, आप किसी दोस्त के घर गए, घर वालों ने आपसे कहा कि आप कुछ सामान लेके आइए, फॉर एग्जांपल मिठाई लेके आइए। आप मिठाई लेने गए, वापसी पे दोस्त का घर पड़ता है, आपने कहा चलो दोस्त से मुलाकात करते जाते हैं। दोस्त के घर बैठे और गलती से मिठाई का डब्बा उधर भूल है। ठीक है, गलती से मिठाई का डब्बा, उससे पहले आप कभी दोस्त के घर मिठाई का डब्बा लेके नहीं गए और दोस्त को भी ये पता है कि आपसे मिठाई की तवक्का नहीं की जाती। आप तो जब पास होते हैं तब नहीं मिठाई खिलाते हैं। बताइए इस सिचुएशन में क्या आपके दोस्त को क्या करना चाहिए? क्या उसे वो मिठाई खा लेनी चाहिए या क्या आपको वापस करनी चाहिए? वापस करनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही उसने मिठाई का डब्बा देखा, एक तरह से उसके और आपके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट की तरह का रिलेशनशिप बन गया, जिसमें आपका राइट है क्या कि मिठाई को वापस हासिल करना और उसकी लायबिलिटी है क्या आपको मिठाई देना। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। आप किसी जगह पे गए, किसी फॉर एग्जांपल मैरिज हॉल में, वहां पे आपने देखा जमीन पे कोई सोने की अंगूठी गिरी हुई है। आपने दाएं देखा कोई नहीं था, बाएं देखा कोई नहीं था, फिर नीचे से अंगूठी उठा के जेब में। किसी ने पूछा क्या होगा, आपने किसी ने पूछा अंगूठी कहां से ली? आपने कहा मुझे तो अल्लाह मियां की जमीन से मिली है, ये तो मेरी है। क्या अल्लाह मियां की जमीन से जो चीज मिले किसी दूसरे की गिरी हो, उठा के हमने अपनी जेब में रख ले, क्या हमारी हो जाती है? कहता है नहीं। अल्लाह कहता है जिस सेकंड में आपने अंगूठी उठाई ना, उसी सेकंड में आपके और उस अंगूठी के मालिक के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हालांकि आपने उसको नहीं कभी देखा, उसने आपको नहीं देखा, लेकिन दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसी ने किसी को ऑफर नहीं की, किसी ने किसी को एक्सेप्टेंस नहीं की, इसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके राइट्स लाइबिलिटीज, आपकी क्या लाइबिलिटी है?
कि आपने अंगूठी ट्रू ओनर को वापस करनी है, और ट्रू ओनर के क्या राइट्स हैं कि वो अपनी अंगूठी वापस हासिल करें। लेकिन जिस तरह आपकी लायबिलिटी है कि ट्रू ओनर को अंगूठी वापस करनी है, लॉ कहता है उसी तरह आपके कुछ राइट्स भी हैं। क्या? ट्रू ओनर को ढूंढने में जो खर्चा लगे आप वो ट्रू ओनर से वापस रिकवर करवा सकते हैं। और इसी तरह जिस तरह ट्रू ओनर का राइट है कि उसे अंगूठी वापस मिले, ट्रू ओनर की कुछ लायबिलिटी भी है। क्या? कि वो आपका जो भी खर्चा लगा है उस ट्रू ओनर को ढूंढने में रिकवर करें। और आपकी एक और भी लायबिलिटी है। क्या? कि आप उस अंगूठी, जब तक ट्रू ओनर मिलता नहीं है, उसको सही सलामत हिफाजत से रखें। उसकी हिफाजत ऐसे करें जैसे एक आम इंसान करता है, जैसे एक ऑर्डिनरी डिलीजेंस। अब मुझे ये बताइए, इस कॉन्ट्रैक्ट में बज़ाहिर अगर देखें तो पार्टीज का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स के केस में इस वाले पार्टीज नहीं मिल बैठ के उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं तय की, लेकिन लॉ कहता है फिर भी दोनों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। आप खुद बताइए, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं कि ट्रू ओनर को ढूंढ के चीज वापस करो? होनी चाहिए। और अगर नहीं वापस की जाती, छुट्टी हुई, सारे स्टूडेंट बाहर गए, आपने देखा किसी का मोबाइल पड़ा था, किसी का रजिस्टर पड़ा था, क्या करें? क्या करें? सबसे बेहतरीन अप्रोच पता है क्या? उसको इग्नोर करके घर को जाए, कोई लायबिलिटी ना। लेकिन अगर आप उसको उठा लेते हैं तो आपके दरमियान में और उस चीज के मालिक के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये इसी तरह के, ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, एक फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड की और एक जिसमें आप किसी के घर चीजें भूल जाते हैं, गलती से आपको चीजें डिलीवर हो जाती हैं। इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। सिर्फ दो एग्जांपल से चैप्टर का टाइटल क्लियर करना चाहता हूं आपसे कि लॉ इसमें कुछ रिलेशंस आपके साथ शेयर कर रहा है, कुछ एग्जांपल शेयर कर रहा है जिनमें पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की तरह का रिलेशनशिप बन जाता है जिसमें दोनों पार्टीज के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज होती हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को जो बाकायदा, देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स की हमने कुछ टाइप्स पढ़ी है, ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पढ़ा था। और की कॉन्ट्रैक्ट की टाइप पढ़ी है? क्या था? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चले अब एक ये भी टाइप, इसे कहते हैं कोजाई कॉन्ट्रैक्ट, कोजाई कॉन्ट्रैक्ट, या इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव कहते हैं सिंबॉलिक कोई चीज कि एक्चुअली नहीं लेकिन सिंबॉलिकली दोनों पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि पार्टीज एक दूसरे के साथ क्रिएट नहीं करती बल्कि एक लॉ क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय लॉ, नॉट क्रिएटेड बाय पार्टीज। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? नॉट क्रिएट, जो पार्टीज क्रिएट नहीं करती। फिर कौन क्रिएट करता है? लॉ क्रिएट करता है। अब देखें, जिसको चीज मिली उसने चीज, गुमशुदा चीज उसके मालिक तक पहुंचानी है, ये किसने कहा है? ये पार्टीज ने आपस में डिसाइड नहीं किया हुआ, लॉ ने। तो कोजाई नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कौन क्रिएट करता है? पार्टीज। लेकिन कोजाई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कि लॉ क्रिएट करता है। और बेसिस क्या होते हैं इन लॉ के? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है? नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। बराबरी होनी चाहिए लोगों में, कोई दूसरे बंदे के साथ ज्यादती ना करे, कोई दूसरे के खर्चे पे खुद बेनिफिट हासिल। किसी की चीज गुम, मोबाइल गिरा, हमने उसको उठा के इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या बेच दिया, हमने क्या? हमने बेनिफिट हासिल किया एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास, हमारे घर में कोई बंदा कोई चीज भूल के हमारे घर डिलीवर कर गया, क्या हमें वो चीज खुद हासिल कर लेनी चाहिए, खुद उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए? नहीं, नो वन शुड। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बेनिफिट होगा एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पर्सन जिसने रॉन्गफुली डिलीवर कर दिया। लॉ कहता है असूल ये है कि एक बंदे को दूसरे के खर्चे पे खुद बेनिफिट नहीं उठाना चाहिए। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की वजह से कोजाई कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट किया गया ये चैप्टर। वरना अगर ये चैप्टर ना होता तो आप देखें इन सारी एग्जांपल में एक का फायदा हो रहा था, एक का नुकसान हो रहा होता। फाइंडर का फायदा हो रहा होता, जिसकी चीजें गुम हुई उसका नुकसान हो रहा होता। जो गलती से हमारे घर चीजें छोड़ गया उसका नुकसान हो रहा था, हमारा फायदा हो रहा होता। ठीक है,
तो नो वन शुड गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, या प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। टाइप्स ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सिर्फ आपको बेसिस बताने के लिए डिस्कस किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो असल अहम चीज है ना, वो ये टाइप्स ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स है कि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स की कितनी टाइप्स हैं। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट्स होते कौन से हैं? जो पार्टीज मिलकर क्रिएट नहीं करती, लॉ क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। पहली एग्जांपल, नेसेसिटी सप्लाई टू इनकम्पिटेंट पर्सन। मुझे यह बताइए, एक छोटा बच्चा बेचारा सख्त सर्दी में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं, खाने पीने को भी कुछ नहीं। हम उसके करीब से गुजरे, क्या हमें उसके लिए कुछ खाने पीने का नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर देनी चाहिए? उसे खाने पीने को कोई चीज दे देनी चाहिए, सर्दी से बचाने के लिए उसे गर्म कपड़े दे देने चाहिए, ठीक है, ये हमने नेकी का काम किया। क्या हमें ये जो हमने उसको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की, इनकी प्राइस मिलनी चाहिए? प्राइस मिलनी चाहिए कि नहीं? नेकी का काम। अच्छा, नहीं लेना चाहे तो ना ले, लेकिन अगर आप पैसे लेना चाहते हैं, क्या आप उसे रिकवर करवा सकते हैं कि नहीं? ये ऑप्शन होनी चाहिए कि नहीं? ये लॉ कहता है ये ऑप्शन है। आप अगर नेकी समझ के किसी से पैसे नहीं ना लें, लेकिन आपका राइट है, आप उससे प्राइस रिकवर करवा सकते हैं। किससे? माइनर से। किस चीज की प्राइस? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की प्राइस जो आपने उसको प्रोवाइड की है, ठीक है। लॉ इसमें टर्म यूज करता है, अगर आप इनकम्पिटेंट पर्सन को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करें, आपके पास राइट है, आप उसकी प्रॉपर्टी से रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकते हैं। इसमें इनकम्पिटेंट पर्सन में लॉ दो एग्जांपल देता है। कौन कौन सी? एक माइनर और दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अगर आप किसी माइनर को या किसी पर्सन, अब फर्ज कीजिए हमारा दोस्त है, पागल हो गया, पागल होने चला गया। अब वो देखे, पागल अपना इलाज खुद करवा सकता है? नहीं कर, वो किसी ना किसी को करवाना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कि और उसके घर में कोई नहीं इलाज करवाने वाला, हम अगर उसका इलाज करवाते हैं, उसके इलाज में पैसे खर्च करते हैं, और अगर हम पैसे वापस लेना चाहते हैं जो इलाज पे खर्च, क्या पैसे वापस ले सकते हैं? अगर इलाज हो गया और वो जो पागल था वो ठीक हो गया, उसका दिमाग पहले से भी ज्यादा चलना शुरू हो गया, और उसने हमसे कहा भाई मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था मेरे इलाज पे पैसे खर्च करो, भागो, और मैंने तो नहीं कहा था, क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरे इलाज पे पैसे खर्च करो? हमने कहा, हम कहेंगे नहीं तुमने तो नहीं कहा था, कहा तो भागो। हमने कहा भाई हमने फिर भी नेक नीति के साथ हमने कहा हमारा दोस्त है, चलो हम इसका इलाज करवाते हैं, जब ठीक हो जाएगा तो हमें पैसे दे देगा, इसका भी फायदा हो गया, ठीक हो गया, हमारा भी फायदा हो गया, हमने जो पैसे खर्च किए थे वापस मिल गए। अगर तुम हमें पैसे वापस नहीं करोगे तो ये तो वही मिसाल हो जाएगी कि आपने बेनिफिट हासिल किया, यू गॉट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ आवरसेल्फ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बराए मेहरबानी हमारे पैसे वापस कर। क्या वो जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है जो ठीक हो गया, हमें पैसे वापस करने के लिए लायबल है? इसी सवाल का जवाब लॉ ने दिया। लॉ क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, एग्जाम में पूछेगा इसलिए गौर से सुनिएगा। लॉ कहता है अगर आप नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज लग्जरीज नहीं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करते हैं, किसको? किसी इनकम्पिटेंट पर्सन को। इनकम्पिटेंट पर्सन किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल माइनर, फॉर एग्जाम्पल अनसाउंड माइंड। इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, आगे चलने से पहले इसमें डिबेट कर ले, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या होती हैं और क्या नहीं होती। रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें तालीम भी शामिल कर ले, एजुकेशन, इसमें मेडिकेशन भी शामिल कर, वो भी तो जिंदगी के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये चीजें प्रोवाइड करते हैं किसको? किसी माइनर को या अनसाउंड को रिकवर करवा सकते हैं, ये है नेसेसिटीज में शामिल। लग्जरीज क्या है? आप किसी को माइनर को स्कूल की किताबें ले दे, ये क्या है? नेसेसिटीज। और अगर उसको वीडियो गेम्स ले दें, लग्जरीज है। स्कूल आने जाने के लिए साइकिल दे दें, BMW दे दें, लग्जरीज। तो नेसेसिटीज और लग्जरीज में फर्क जहन में रखना है आपने, ठीक है। तो अगर क्या प्रोवाइड करें? नेसेसिटीज। किसको? इनकम्पिटेंट पर्सन यानी माइनर और अनसाउंड माइंड को, या इनके डिपेंडेंट को। डिपेंडेंट्स कौन है? वो लोग जो इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट थे, जैसे बीवी बच्चे। डिपेंडेंट, बीवी बच्चे कोई डिपेंडेंट,
इनको प्रोवाइड करें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ या इनके डिपेंडेंट्स को, तो आप पैसे रिकवर करवा सकते हैं। शर्त क्या है? पहली शर्त, आपने नेसेसिटीज ऑफ गुड सप्लाई की हो, लग्जरीज नहीं, नेसेसिटीज। दूसरा, आप रीजनेबल प्राइस रिकवर करवा सकते हैं, अपनी मर्जी के नहीं। तीसरा, रिकवरी होगी इनकी प्रॉपर्टी से। अगर इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रिकवरी नहीं हो सकती। अच्छा, जो बंदा जिस बंदे से हमने पैसे लेने और हमें पैसे ना दे, हम उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से कह सकते हैं या तो इसे कहें पैसे दे या इसको इंसॉल्वेंट करार दे, ताकि सारी जिंदगी ये कोई बिजनेस ना कर सके। नॉर्मली ऐसे करते हैं। माइनर के केस में लॉ क्या कहता है? यहाँ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के केस में आपने उसको नेसेसिटी ऑफ गुड लाइफ, माइनर बैठा हुआ था, हमने कहा क्या हुआ? उसने कहा देख नहीं रहे, सर्दी है और मेरे पास कोई कोड नहीं है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा करीब की दुकान से 1000 रुपये का कोड मिल गया। हमने कहा हम तुम्हें कोड लेके देने को तैयार है, शर्त यह है कि तुम्हारे पास बहुत प्रॉपर्टी बहुत है, ये तो तुम लगता है रास्ता भूल के इधर बैठे हुए, मैं तुम्हें जान गया हूँ, पहचान गया, मैं तुम्हें कोड ले देता हूँ। शर्त यह है जब तुम अपने घर पहुंचोगे मुझे 10,000 रुपये अदा करोगे। कोड 1000 रुपये का है, हमने 1000 रुपये का कोड लेके उसे दे दिया। बताइए क्या हम प्राइस रिकवर कर सकते हैं? रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कौन सी प्राइस? रीजनेबल। 1000 से ज्यादा नहीं, 1000। माइनर ने कहा ऐसे कोड तो मेरे जो आप दे रहे हैं ये तो मेरे घर में भी बहुत पड़े हुए हैं, मुझे तो ऐसा कोड दीजिए जिसपे सोने के बटन लगे हों। हमने कहा नो प्रॉब्लम, सोने के बटन वाला कोड देते हैं। सोने के बटन वाला कोड मिलता है 1 लाख का। हमने कहा दे तो देते हैं लेकिन 5 लाख का बेचेंगे तुम्हें। माइनर ने कहा ठीक है, बताइए क्या रिकवर करवा सकते हैं? 5 लाख नहीं करवा सकते, 5 क्या 1 लाख भी नहीं रिकवर करवा सकते। क्यों? लग्जरीज है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं है। आपको वो केस याद है, शायद हमने क्लास में डिस्कस किया था, BMW वाला, जिसमें एक डीलर जो था वो BMW प्रोवाइड करता है माइनर को। शुएब नाम था उसका, शायद 16 साल का बच्चा। तो बताइए हमने क्या कहा था, क्या रिकवर करवा सकता है? नहीं, क्योंकि वो लग्जरीज ऑफ लाइफ नहीं थी। उस पर ये कंसेप्ट अप्लाई होगा नेसेसिटीज ऑफ लाइफ वाला? नहीं। क्यों? BMW नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, लग्जरी है। तो कंसेप्ट समझ आया आपको कि अगर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई करें, प्रोवाइड करें किसको? माइनर को या अनसाउंड माइंड या इनके डिपेंडेंट को, तो आप उससे रिकवरी करवा सकते हैं अपने पैसे। शर्त क्या है? नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हो, रीजनेबल प्राइस हो और उसकी प्रॉपर्टी। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं करवा सकते उसको। इंसॉल्वेंट भी करार नहीं दिलवा सकते। क्लियर? कुछ समझ आई? एग्री करते? अब जरा मुझे सोच के बताइए, अगर लॉ में ये प्रोविजन ना होती तो कोई माइनर या जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है इनकी हेल्प करता? सिर्फ वही लोग हेल्प करते जिनके एथिक्स बहुत स्ट्रांग है और जो पैसे दे के भूल जाने वाले लोग हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जो कि नेकी करना तो चाहते हैं, दूसरे का भला तो करना, लेकिन अपना नुकसान भी नहीं करना चाहते, वो ये काम ना करते। ये असल में प्रोविजन उन्हीं लोगों के लिए है जो दूसरों का भला भी करना चाहते हैं और अपना नुकसान भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये माइनर है, मेरे घर में भी तो माइनर है, उनका भी तो ख्याल रखना है। ये क्लियर? निसेस जी। अगर नेसेसिटी सप्लाई की है 2 लाख की, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी 1 लाख की है, तो हम सिर्फ 1 लाख ही रिकवर करवा सकते हैं, बाकी रिकवर नहीं करवा सकते। इवन उसके रिलेटिव से भी रिकवर नहीं, उसके वालिद भी है ना अगर, उसे भी रिकवर नहीं करवा सकते, क्योंकि लॉ कहता है माइनर लदा पर्सन है और फादर लदा। ये हमने वो माइनर पोजीशन ऑफ माइनर एग्रीमेंट, उसमें भी ये लाइन पड़ी थी जी। अगर हमने माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के डिपेंडेंट्स को नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड की, अब उसके बाद वो ठीक हो जाता है, फॉर एग्जांपल अनसाउंड माइंड है या माइनर जो है वो फॉर एग्जांपल बड़ा हो जाता है या उसके पास पैसे आ जाते हैं, तो क्या हम पैसे रिकवर करवाएंगे डायरेक्ट माइनर से या डिपेंडेंट माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से पैसे रिकवर करवा के हमें देगा? हम डायरेक्ट माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से पैसे रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है, उनके डिपेंडेंट के थ्रू लाजमी नहीं है। आगे चलते हैं जी। अगर उसके पास माइनर के यहाँ अनसाउंड पे करने को पैसे ना हो तो फिर आपका बैड डेट हो गया। क्या वो इंसॉल्वेंट हो सकता है? नहीं। अगर उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उन्हें इंसॉल्वेंट करार नहीं दिया जा सकता। माइनर भी आपको पता है पहले ही, माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को लॉ प्रोटेक्ट करता है। इसका एक हिस्सा ये वाली बात तो हमने उस चैप्टर में भी पढ़ी थी।
उस चैप्टर का क्या नाम था? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्या चैप्टर का नाम क्या था? नहीं यार, पढ़ा भी था कि नहीं हमने ये कंसेप्ट? पोजीशन ऑफ, उसमें माइनर की डिस्कशन हुई थी, अनसाउंड माइंड की डिस्कशन हुई थी, और अदर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की डिस्कशन हुई थी। फ्री कंसेंट, शाबाश, चलिए ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई टू इनकम्पिटेंट पर्सन, ये क्लियर हो गया जी। हाइब्रिड में बताइए, किसी स्टूडेंट से पूछिए, बताइए क्या ये क्लियर हो गया आपको? हाइब्रिड में किसी को माइक दीजिए, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। नहीं वो माइक नहीं है, माइक एक दफा सुनने दे जी। जल्दी से बताइए, क्या ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? नेसेसिटी सप्लाइड टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या माइनर जी, थोड़ा समझी बोलिए। माइक नहीं है, माइक क्यों नहीं है? उनको मेरी आवाज, भाई अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो हाथ उठाइए। आवाज जा रही है, उधर से नहीं आ रही, इधर से जा रही है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऑफ लॉस्ट गुड्स क्या है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अच्छा, आई कैप के एग्जामिनर कमेंट से कभी कभी पढ़ के ना हंसी आती है। तो आई कैप ने कहा स्टूडेंट बाज़ औक़ात ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि क्या बताएं। एग्जामिनर कमेंट्स में कहा ये क्या लिखा हुआ है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। स्टूडेंट ने लिखा हुआ था फाउंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाउंडर, तो ये फाउंडर नहीं है। फाउंडर तो वो कायदे थे ना, ये फाइंडर है, ये हम लोग हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स मतलब क्या? जो चीजें गुम हो जाए उसको ढूंढने वाला। जब आप को कोई गुमशुदा चीज मिलती है और जैसे ही आप उसे उठाते हैं, आपके दरमियान में और गुमशुदा चीज के मालिक के दरमियान में एक अनदेखा मुआहदा हो जाता है, जिसके मुताबिक आपके कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं और उस दूसरे गुड्स के मालिक के भी कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं। आपका क्या राइट है? लायबिलिटी क्या? पहले लायबिलिटी डिस्कस करते हैं। पहली लायबिलिटी, आप टू टेक केयर ऑफ गुड्स, आपने उन चीजों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। ऐसा जैसे एक आम इंसान अपनी चीजों का ध्यान रखता है, ऐसे चीजों का ध्यान। और फिर उसको छुपा के नहीं रख लेना, बल्कि क्या करना है? बल्कि क्या करना है? उसके ट्रू ऑनर को ट्रेस करने की कोशिश करनी है, ढूंढना है ट्रू ऑनर को। और जब ट्रू ऑनर मिल जाए तो क्या करना है? उसको, गुड्स को वापस कर देना है। शाबाश। तो जब ट्रू ऑनर को वापस करेंगे, उसके ढूंढने पे आपको कुछ खर्चे लगे होंगे, उसके ढूंढने पे कुछ खर्चे लगे होंगे। क्या वो खर्चे वापस उसे क्लेम कर सकते हैं? यस, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। यही वो बता रहा है। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड में लायबिलिटी क्या है? आपने उन चीजों की ख्याल रखना है, ऐसे जैसे अपनी चीज का ख्याल रखते हैं। और क्या करना है? ट्रू ओनर को ट्रेस करना है, ढूंढना है। इसमें कुछ आपके खर्चे लगे होंगे। फिर आपका राइट भी है। क्या? एक तो राइट ये है कि जब ट्रू ओनर मिले ना, तो आप उसको उसकी चीज वापस करें, ट्रू ओनर को चीज वापस करें और अपने खर्चे अपने पास रख लें। और दूसरा क्या? राइट टू रिटेन। किस चीज को रिटेन करने का राइट है? उस गुड को, उस गुड को। आपके साथ आपका दोस्त, आपका कजन भी था शादी पे, ठीक है, और उसी मैरिज हॉल में जहां पे वो अंगूठी गिरी हुई थी, उसी मैरिज हॉल में मैरिज हॉल का मालिक भी था, लेकिन अंगूठी मिली आपको। जब ये अंगूठी आपको मिली तो आपका दोस्त कहने लगा, ओ भाईजान ये अंगूठी मुझे दो। आवाज आ रही थी ना? ये अंगूठी मुझे दो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं। होटल का मालिक कहने लगा, ना तुम्हें ना इसको, ये अंगूठी मुझे मिलनी चाहिए। क्यों? इस शादी हॉल का मालिक मैं हूं। बताइए ये किसका राइट है? याद रखे, ये फाइंडर का राइट है कि वो उस लॉस्ट गुड को अपने पास रखेगा, होटल का मालिक नहीं। फाइंडर का राइट है टू रिटेन गुड, वो अपने पास गुड रखे। कब तक गुड अपने पास रखे? हमेशा के लिए नहीं, जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता। और जब ट्रू ओनर मिल जाए तो क्या राइट है? वो तो लायबिलिटी है, वापस करे। राइट क्या है जब ट्रू ओनर मिलेगा? कि उसे एक्सपेंसेस ले, खर्चा। और फर्ज करे अगर ट्रू ओनर मिलता नहीं, खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या राइट है? वो इनको सेल भी कर सकता है। अगर अखराजात उसकी टोटल वैल्यू के 2/3 तक पहुंच जाए, 2/3 तक पहुंच जाए, तो वो उनको सेल कर सकता है। या चीज ऐसी हो जो कि पेरिशेबल, पेरिशेबल समझते हैं?
ज़ाया हो जाने पर। जी वेजिटेबल्स, बिल्कुल वेजिटेबल। एक दिन आप जल्दी क्लास में आ गए, क्लास में कोई भी नहीं था, आपने देखा पिज्जा पड़ा हुआ था उधर, आपने पिज्जा उठा लिया, कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है? फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। आपकी क्या लायबिलिटी है? उसका ध्यान रख, खाना नहीं, अभी नहीं खाना, अभी नहीं, उसका ध्यान रखना है और ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी है। राइट क्या है? आपके साथ दूसरा दोस्त भी आया, उसने कहा आज पिज्जा किधर है? तुम्हारा तो कभी बर्गर खाते नहीं मैंने देखा, आज पिज्जा कहां से उठाया? आपने कहा बात तो ठीक है लेकिन उठाया नहीं, मुझे यहां से मिला है। तो उसने कहा पिज्जा मेरे हवाले कर दो। कि आप पिज्जा उसके हवाले करने के पाबंद हैं? नहीं, इसलिए कि फाइंडर का राइट है कि चीजों को अपने पास रिटेन रखे, चीजों को रिटेन रखे। लेकिन आपको पता, अब आपने इंतजार करना शुरू किया, एक क्लास खत्म हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी खत्म हुई, कोई नहीं आया। अब हाँ ठंडा, अब मजीद अगर 2-3 घंटे इंतजार किया तो खराब भी हो सकता है। अब ला ने आपको राइट दिया है, अगर तो ट्रू ओनर को ढूंढने के अखराजात उस चीज की वैल्यू के 2/3 से एक्सीड कर जाए तो आप बेच सकते हैं, और दूसरा अगर वो पेरिशेबल गुड हो तो आप उसको बेच सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप उसको अगर खा लेंगे ना तो इसका लीगली मतलब ये है आपने खुद को बेच दिया, यानी खुद को बेच दिया नहीं, वो पिज्जा खुद को बेच दिया, वो पिज्जा खुद को बेच दिया। अब आप ये कर सकते हैं, लेकिन अब अगर ट्रू ओनर मिल जाए तो आप उसको उसकी प्राइस पे करने के पाबंद होंगे। ये समझ आया आपको? टू रिटेन, टू सेल, और इसके साथ तीसरा राइट है टू रिकवर एक्सपेंसेस। ये 3 राइट्स हैं आपके पास, फाइंडर के पास, और ये आपकी लायबिलिटीज है। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड का कंसेप्ट समझ आया? जी मेरे भाई। हाँ, खा के हॉस्पिटल चल जाता है भाई, उसके एक्सपेंसेस इसकी जिम्मेदारी नहीं है उसमें, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। नेक्स्ट, मनी पेड बाय मिस्टेक आर अंडर कोerशन। कोerशन, जी सर। अगर ट्रू ओनर नहीं अपने आप को शो करवा के हमसे देखिए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तसल्ली कर लें कि यही ट्रू ओनर है। अगर तसल्ली करने के बाद किसी को चीज दे दी तो हम लायबल नहीं होंगे, लेकिन अगर तसल्ली किए बगैर तो हम लायबल है। अभी से ज्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब सिलेबस में ये टॉपिक डिटेल में हुआ करता था ना, वो आगे हमें फर्दर कंसेप्ट बताया करता था। वो कहता था फर्ज कीजिए चीज आपने संभाल के रखी लेकिन आपने उसकी केयर नहीं की, वो चोरी हो गई, अब क्या होगा? अब लायबल है। अगर आपने केयर नहीं की थी, रीजनेबल केयर नहीं की थी जो आपकी लायबिलिटी थी, तो फिर आप लायबल हैं। फिर एक केस स्टडी वो ये भी पूछता था कि आपने रीजनेबल केयर की, आपने उसको जहां पे आप अपनी दूसरी ज्वेलरी रखते हैं इसको भी रखा, सोने की अंगूठी थी, लॉक में रखा, उसके बावजूद चोरी हो गई, तो फिर लायबल नहीं है, क्योंकि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी पूरी कर दी। लेकिन बहरहाल ये कंसेप्ट डिटेल में थे, अब नहीं है। तो हम अगर रीजनेबल स्टेप सारे ले लें उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो 2 कंसेप्ट हमने पढ़ लिया खुदाई कॉन्ट्रैक्ट के। कौन कौन से? पहला कंसेप्ट फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड, नेसेसिटी सप्लाई टू इनकम्प्लीटेड, और मनी पेड बाय, अच्छा अब मनी पेड बाय मिस्टेक आर अंडर क्वेश्चन। ठीक, अंडर क्वेश्चन का मतलब क्या है? जबरदस्ती गन पॉइंट कोई पैसे ले लिए, क्या वो पैसे वापस मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। क्वेश्चन का तो आसानी से समझ आ जाता क्योंकि पहले भी पढ़ा हुआ है। मनी पेड बाय मिस्टेक का क्या मतलब है? ठीक है, डाकी आया मनी ऑर्डर लेके, मनी, अब तो खैर वो कंसेप्ट खत्म हो गया, अब तो वो इलेक्ट्रॉनिकली सारे। फर्ज कीजिए कि हमने अपने किसी मुलाजिम के हाथ पैसे भिजवाए कि जाओ भाई वो आमिर हमीद को जाके ये 1 लाख रुपया दे देना। वो उस जगह पे गया और नाम भूल गया, उसने आमिर अहमद को 1 लाख रुपया दे दिया, आमिर अहमद ने भी ले लिया 1 लाख रुपया। अब मुझे ये बताइए, गलती से पैसे जिसको देने थे उसको नहीं किसी और को दे दिए, क्या ये पैसे अब वापस देने का पाबंद है? यस, यही कंसेप्ट है मनी पेड। अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे को गलती से पैसे दे दे या अंडर कोerशन पैसे दे दे तो वो उससे पैसे वापस लेने का हकदार है। मैंने बैंक में अपने अकाउंट में चेक जमा करवाया, बैंक वाले ने गलती से किसी और के अकाउंट में एंट्री कर दी, वापस होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? मनी पेड अंडर मिस्टेक है। बैंक के पास पूरा राइट है कि वो रिवर्सल एंट्री कर सकता है।
आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे अकाउंट में पैसे आ गए तो रिवर्स नहीं होने चाहिए, कहेगा भाई गलती से आए हैं, आपके थोड़े ही गलती से। जी जी, तो अगर मतलब कौन लायबल है इसमें, जो देने वाले दे के आया है गलत बंदे को, या जिसको मिले गलत बंदे को, वो लायबल है? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन उठाया उन्होंने। इसमें उन्होंने ये कहा है, फर्ज कीजिए ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर डबल ए, ठीक है। अब हाँ, और अब ये मिस्टर बी है, मिस्टर बी ने पैसे देने थे ए को, जरा गौर से सुनिएगा, मिस्टर बी ने ए की बजाय पैसे दे दिए डबल ए को। अब ये तो लिखी बड़ी बात है ना कि डबल ए के पैसे नहीं है, वो उन्हें वापस करने हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि किसको वापस करने हैं, क्या डबल ए ये पैसे ए को वापस करेगा, ए को देगा, ए को ट्रांसफर, या बी को? बी को। याद रखे, जिसने पैसे पे किए होते हैं ना, जिसने अंडर मिस्टेक पैसे अदा किए हैं, उसी को वापस मिलेंगे। जी हाँ, मिस्टर ए लायबल नहीं है, मिस्टर ए इस केस में लायबल नहीं है, बल्कि मिस्टर ए तो ये कहेगा भाईजान मुझे पैसे देने थे, अभी तक पेमेंट नहीं पहुंची। हम उसे कहेंगे सर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, 2 दिन और दे दीजिए, अभी पेमेंट आ जाती है आपके पास, ठीक है। मिस्टर ए कोई लायबल नहीं है, मिस्टर ए क्यों लायबल होगा, उसकी तो कोई गलती नहीं है। ये कंसेप्ट क्लियर होगा, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर। अब देखें, अगर गलती से किसी को पैसे चले जाए और वो पैसे वापस ना करे, ये अगर प्रोविजन लॉ ने ना रखी होती, वो पैसे वापस ना करता, तो फिर क्या वही सिचुएशन हो जाती कि वो बंदा बेनिफिट हासिल कर रहा है, इसीलिए लाने का ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट फोर्थ है मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी। मनी, अच्छा ये अहम, आखिरी दोनों जो प्रोविजन है ना ये अहम है। मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी, यानी एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे पेमेंट करे, एक बंदा दूसरे के बिहाफ पे पेमेंट करे। कोई स्टूडेंट आया, सर फीस जमा करवानी है, पैसे नहीं है, उसके बिहाफ पे मैंने फीस जमा करवा दी। ये कंसेप्ट क्या हुआ? मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। अच्छा बिजनेस में रखिएगा, लॉ कहता है मेरा इरादा देखा जाएगा। अगर तो ये मैंने अल्लाह वास्ते नेक नीति के साथ ये पेमेंट कर दी, बदले का कोई नियत नहीं थी, तो इसे कहते हैं ग्रेचुटस एक्ट। इसे क्या कहते हैं? ग्रेचुटस। ग्रेचुटस एक्ट वो होता है जो सवाब की नीयत से किया जाए, बदले की उम्मीद से ना किया जाए। और अगर ये पेमेंट मैंने इसलिए किस नियत से की थी कि भाई फीस जमा करवा दे, जब घर से इसको पैसे आएंगे तो मुझे वापस कर देगा, यानी मेरी बदले की उम्मीद है, तो इसे कहते हैं नॉन ग्रेचुटस एक्ट। ग्रेचुटस और नॉन ग्रेचुटस एक्ट में फर्क समझ आ गया? तो मुझे बताइए, वॉलंटरी ये लफ्ज किसके लिए यूज होता है? ग्रेचुटस के लिए। शाबाश, ठीक है। लॉ कहता है अगर तो ये मेरा एक्ट ग्रेचुटस था, वॉलंटरी था, तो मुझे पैसे वापस नहीं मिलने बाद में। लेकिन अगर मेरा ये एक्ट नॉन ग्रेचुटस था, नॉन वॉलंटरी था, तो फिर मुझे पैसे मिलेंगे। कोई बात समझ आई? पहले तो बताइए कि मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, ये इतना कंसेप्ट समझ आया कि जब एक बंदे की लायबिलिटी कोई दूसरा पे करता है, भाईजान के घर का बिल है, इन भाईजान ने अदा कर दिया, कौन सा कंसेप्ट आया? मनी पेड फॉर इन भाईजान के घर का रेंट था, ड्यू था, दूसरे भाई ने अदा कर दिया, कौन सा कंसेप्ट आया? मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। यहां तक कंसेप्ट समझ आ गया। आगे बहुत ही अहम चीज है, बाय इंटरेस्टेड पार्टी। इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब है वो पार्टी जिसका इस पेमेंट में इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। यानी अगर ये इंटरेस्टेड, ये लायबिलिटी इंटरेस्टेड पार्टी की नहीं है, लायबिलिटी अनदर पर्सन की है। पे किसने की? इंटरेस्टेड पार्टी ने। क्योंकि उसका इंटरेस्ट था पेमेंट में। अगर पेमेंट ना होती तो वो भी इफेक्ट हो जाता, वो भी इफेक्ट होता। फॉर एग्जाम्पल, किराए का घर, मीटर लगा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, ऊपर नीचे 2 किराएदार है, दोनों आधा आधा किराया देंगे, सॉरी बिजली का बिल देंगे। बिजली का बिल आया, नीचे वाला कहता है मैंने बिल नहीं देना। ऊपर वाला बंदा अगर बिल की पेमेंट नहीं करता तो दोनों की लाइन कट जाएगी। अब ऊपर वाले ने पूरा बिल अदा कर दिया,
वो नीचे वाले किराएदार से कहेगा आधा बिल दो। नीचे वाले किराएदार कहने लगा मैंने थोड़ी कहा था पे करो, तुमने अपनी मर्जी से पे किया है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, मैंने तुम्हें नहीं कहा था पे करो, तुमने अपनी मर्जी से किया। बताइए क्या ऊपर वाले किराएदार को पैसे मिलेंगे? क्यों? कौन सा कंसेप्ट है ये? मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी। लॉ कहता है देखा जाएगा इसमें अगर रिकवरी करवाना चाहे, जिस तरह नेसेसिटीज सप्लाई की थी, इसकी रिकवरी करवाने के लिए कुछ कंडीशंस थी ना, उसी तरह मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी, इसके भी पैसे रिकवर कराना चाहते हैं, कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन, लायबिलिटी ऐसी हो जो लीगल लायबिलिटी है, जो बाउंड बाय लॉ है कि वो पे करना। क्या बिजली का बिल पे करना लायबिलिटी होती है लीगल? बिल्कुल लीगल लायबिलिटी है। एक्ट नॉन वॉलंटरी या नॉन ग्रेजुअस हो, यानी अल्लाह वास्ते ना किया गया हो, अल्लाह वास्ते ना किया गया हो, बल्कि इरादा हो क्या कि इससे पैसे बाद में वापस लूंगा मैं, क्या इरादा हो? अच्छा ये इरादा कैसे पता चलता है? इरादा कैसे पता चलता है? एक्ट इरादा कैसे पता? इरादा तो मेरे दिमाग में है, हालात वाकयात से, हालात वाकयात से। मैं यहाँ पे खड़ा आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ग्रेजुअस एक्ट है कि नॉन ग्रेजुअस? नॉन ग्रेजुअस, क्योंकि आपको पता है दुनिया में ऐसा ही होता है। टीचर जब आगे पढ़ाता है, स्टूडेंट क्लास में बैठते हैं, एसी वगैरह भी लगे, रोशनी वगैरह भी है, दूसरे इंतजाम भी है, तो भाई पैसे के बदले में होते हैं, फ्री में थोड़ी होता है। ये आपने कॉलेज मैनेजमेंट के या टीचर के दिमाग में घुस के नहीं देखा, लेकिन हालातों वाकयात का जायजा लेके आपको पता है कि इस तरह के एक्ट में ये क्या होता है, नॉन ग्रेजुअस एक्ट है। गाड़ी ड्राइव करके गए इशारे पे, बंदा गाड़ी के शीशे साफ करने के लिए आया, ग्रेजुअस एक्ट है कि नॉन ग्रेजुअस? उसने कुछ नहीं कहा कि ग्रेजुअस है कि नॉन ग्रेजुअस, लेकिन आपको पता है नॉर्मली ऐसे होता है, तो ऐसे हालात से अंदाजा लगाया जाता है। तो लॉ ये कहता है पहले हम देखेंगे जिस बंदे ने लायबिलिटी पे की वो लायबिलिटी लीगल थी, बाय लॉ रिक्वायर्ड था कि उस लायबिलिटी को पे करना। दूसरा, ये एक्ट नॉन वॉलंटरी होना चाहिए, नॉन ग्रेजुअस। तीसरा, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओन इंटरेस्ट, जो बंदा पे कर रहा है उसके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो। अब मुझे बताइए, ये जिस ऊपर वाले किराएदार ने बिजली का बिल अदा किया, कंडीशन पूरी हो रही है, क्या ये बाउंड बाय लॉ था लायबिलिटी पे करना? नीचे वाले किराएदार जो था वो बाय लॉ बाउंड था बिजली का बिल अदा करने के लिए। क्या ये ऊपर वाले किराएदार ने एक्ट वॉलंटरी किया कि नॉन वॉलंटरी? नॉन वॉलंटरी। क्या उसने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए किया? यस किया। अब सुनिए, एक किराएदार है, उसने किराया नहीं दिया, आप हमसाए हैं, मालिक मकान आया किराएदार के पास, उसे कहने लगा भाई 3 महीने का किराया नहीं अदा किया। उसने कहा अगले महीने। मालिक मकान ने कहा इतने महीने तो इंतजार नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, शोर मच रहा, लड़ाई झगड़ा हो गया। आप उस किराएदार को जानते हैं, शरीफ आदमी है, बेरोजगार है। आपने मालिक मकान से कहा अच्छा चलो मैं किराया अदा करता हूं, इसका किराया आपने किराया अदा कर दिया। क्या बाद में जब उस किराएदार के पास पैसे आए, आप उससे ये जो किराया अदा किया है रिकवर करवा सकते हैं? करवा सकते। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है रिकवर करवा सकते हैं? कितनों का ख्याल है रिकवर नहीं करवा सकते? ये कंडीशन देखेंगे। पहली चीज, क्या रेंट पे करना बाय लॉ रिक्वायर्ड था? इसमें कोई इलीगल चीज तो नहीं थी, लीगल ही थी, लायबिलिटी लीगल थी, चलिए ये पास हो गया। क्या ये एक्ट वॉलंटरी था कि नॉन वॉलंटरी? वॉलंटरी था। भाई हो सकता है उसका इरादा हो कि मैं बाद में पैसे लूंगा, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, लेकिन तीसरी चीज के बारे में श्योर है। क्या? कि फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओन इंटरेस्ट नहीं था। अगर इसमें हमसाए का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, हमसाए उसने अपने आप को बचाने के लिए तो पेमेंट नहीं की, उसने तो कहा कि इन दोनों पार्टीज का गुड रिलेशनशिप रहे, खराब ना हो, इसलिए पेमेंट कर दी। इसीलिए तो ये पेमेंट रिकवर हो सकती है कि नहीं? नहीं हो। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी। और ग्रेजुएट भी कह सकते हैं, लेकिन वो चूंकि इंटेंशन के ऊपर है तो मैं इसलिए उसको फोकस नहीं कर रहा, प्रोटेक्शन जो क्लियर है उस पर फोकस। आखिरी एग्जांपल देने लगा हूं। अगर ये सही जवाब आपने बता दिया तो उसका मतलब है ये मनी पेड फॉर अनदर पर्सन बाय इंटरेस्टेड पार्टी का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। किराएदार है, उनके घर प्रॉपर्टी टैक्स आ गया। आपको पता है प्रॉपर्टी टैक्स किसने पे करना होता है? मालिक मकान। मालिक मकान ने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया, एलडीए वाले आ गए घर को सील करने के लिए। सील कर देते ना। किराएदार ने कहा भाईजान घर को इधर तो मैं ये रेंट पे है, मैं रहता हूँ, मेरी फैमिली अंदर, सील करके जा रहे हैं, हम कैसे गुजारा करेंगे? एलडीए ने कहा हमें इससे कोई गलती, हम नहीं जानते, हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जो अपनी प्रॉपर्टी पे टैक्स पे ना करे उसकी प्रॉपर्टी को सील कर दो।
हम सील करने हैं, सील करके जाएंगे। किराएदार ने इस सिचुएशन से बचने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स अपनी जेब से अदा कर दिया। बाद में जब मालिक मकान से मांगा तो मालिक मकान ने कहा मैंने थोड़ी कहा था प्रॉपर्टी टैक्स अदा करो, तो तुमने अपनी मर्जी से किया है। क्या लीगली प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करवाया जा सकता है? कंडीशन देखी जाएंगी शाबाश। क्या ये लीगल लायबिलिटी थी? तो इलीगल साइड। क्या ये नॉन वॉलंटरी नॉन ग्रेजुअस पेमेंट थी? यस, नॉन ग्रेजुअस, ग्रेजुअस नहीं थी। दूसरा, क्या फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओन इंडस्ट्री? अगर पेमेंट ना होती तो इस पार्टी को कोई नुकसान होता या इसने अपने आप को बचाने के लिए पेमेंट किया? तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो इसका मतलब पेमेंट वैलिड है, रिकवरी करवाई जा सकती है। ये रिकवरी कुछ समझ आया? लास्ट एग्जांपल, नॉन ग्रेचुटस एक्ट। नॉन ग्रेचुटस एक्ट कौन से एक्ट होते हैं? नॉन वॉलंटरी एक्ट, नॉन वॉलंटरी एक्ट, नॉन वॉलंटरी। यानी वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी में क्या फर्क होता है? वॉलंटरी अपनी मर्जी से बगैर किसी बदले की नियत से वो वॉलंटरी या ग्रेचुटस, और नॉन वॉलंटरी नॉन ग्रेचुटस बगैर किसी बदले की नियत से। लॉ कहता है कि वॉलंटरी एक्ट के पैसे आप कभी रिकवर नहीं करवा सकते, लेकिन नॉन वॉलंटरी एक्ट है उसके पैसे रिकवर करवा सकते हैं। ठीक है, आप घर जा रहे हैं, रास्ते में आपने देखा कूलर, वाटर कूलर लगा हुआ, ठंडा पानी, साथ ही गिलास भी है। आपने गिलास से लगा पानी पिया, गिलास रख दिया, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड था, कहने लगा किधर चले, 10 रुपए तो देके जाएं। क्या आप 10 रुपए देने के पाबंद हैं? ये एक्ट ग्रेचुटस है कि नॉन? आपको जो गुड या सर्विसेज प्रोवाइड की गई ग्रेचुटस के नॉन ग्रेचुटस, कैसे पता चला ग्रेचुटस है? क्यों नॉर्मली ऐसे होता है। नॉर्मली घरों के बाहर या किसी जगह पे लोगों ने, वो नेक लोगों ने कुछ कूलर वगैरह लगाए होते हैं जिससे पानी पीते हैं। अच्छा, आप ईद की छुट्टियों पे अपने घर जा रहे हैं, बस स्टेशन पे पहुंचे, शदीद गर्मी है, उधर कुछ लोग, 2-3 लोग ठंडे पानी का कूलर लेके, तो गिलास जो है उसमें ठंडा पानी भर के सबको ऑफर कर रहे हैं। आपने भी पानी पी लिया, गिलास लिया, पानी पी लिया, उसने अब आपसे पैसे मांगे, तो ये नॉन ग्रेचुटस के नॉन ग्रेचुटस? नॉन ग्रेचुटस। क्यों? कैसे पता चला? हाँ, आवाजें लगा रहा था 10-10 रुपए 10। इसका मतलब उसका इरादा नहीं होता, हालांकि चाहे पहले प्राइस तय ना भी पाई हो, फिर भी नॉन ग्रेचुटस। अगर आपको रूल क्या, लॉ इसमें समझाना क्या चाह रहा है? लॉ ये समझाना चाह रहा है कि अगर आपको कोई भी बंदा गुड या सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसका इरादा है नॉन ग्रेचुटस, तो चाहे कोई प्राइस तय नहीं भी पाई, चाहे आपकी आपस में कोई निगोशिएशन नहीं भी हुई, स्टिल आप लायबल है कि उस बंदे को रीजनेबल प्राइस पे करेंगे। शर्त क्या है कि जो नॉन ग्रेचुटस गुड या सर्विस सप्लाई की गई, पार्टी का इरादा हो कि ये नॉन ग्रेचुटस है। अगर पार्टी का इरादा था ग्रेचुटस है तो फिर पैसे रिकवर नहीं होंगे, नॉन ग्रेचुटस पे होंगे। दूसरा, चीजें लॉफुली डिलीवर्ड हो, यानी इलीगल चीज ना हो गई। इलीगल चीज के पैसे रिकवर नहीं करवा सकते। किसी ने हमने किसी को चरस बेची, चरस लेके भाग गया, क्या हम कोर्ट को कह सकते हैं भाई ये रीजनेबल प्राइस रिकवर करवाएं? कहेंगे भाग जाओ। तो ये लॉफुल वाला कंसेप्ट तो यही है। ये दोनों तो बेसिकली इसी की दो प्रोविजन है। इंटेंडेड टू बी नॉन ग्रेचुटस, यहां पे भी लिखा था नॉन ग्रेचुटस होना चाहिए। बाउंड बाय लॉ, ये भी मिलता जुलता है, डिलीवर्ड लॉफुली। और फिर पर्सन एंजॉयड बेनिफिट, उस पर्सन ने बेनिफिट्स को एंजॉय किया गुड या सर्विसेज के। 2 एग्जांपल बता, अगर आपने दोनों का डिसीजन ठीक कर लिया ना, तो इसका मतलब है ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया नॉन ग्रेचुटस एक्ट का। एंजॉयड बेनिफिट्स का मतलब यह है कि आपने उस गुड या सर्विस का जो आपको प्रोवाइड की गई है और जिसके पैसे अदा करने हैं कि नहीं, इस पे डिबेट हो रही है, उसका आपने पूरा पूरा फायदा उठाया हो। पानी पिया हो, आधा पिया हो तो पूरे के पैसे देंगे, बाधा कोई और थोड़ी पिएगा पूरे। हाँ, दिया पूरे का। 2 एग्जांपल्स अगर आपने वो सही बता दी, उसका मतलब कंसेप्ट समझ आ गया। पहली एग्जांपल, एक बंदा डूब रहा था, करीब दूसरे बंदे ने देखा, समंदर में छलांग लगाई और उसकी जान बचाई। अब जिसकी जान बचाई, अब पहले वाला बंदा जिसने छलांग लगाई थी वो से कह रहा भाई मुझे कोई पैसे इनाम वगैरह दो। क्या जिसकी जान बचाई गई वो पैसे अदा करने का पाबंद है? क्यों पाबंद नहीं है? क्योंकि नॉर्मली ग्रेचुटस एक्ट होते हैं, नॉर्मली ये। हाँ, अगर जान कुछ ऐसे लोग बचाते जिनका काम ही वहां पे ये जिम्मेदारी लगाई गई थी,
हाँ, लाइफ गार्ड वगैरह जो भी, तो फिर उस सूरत में लायबल होता, वरना नहीं। किसी के घर में आग लगी, किसी की दुकान पे आग लगी, साथ वाले ने आग बुझाई, मालिक वापस आया दुकान का, देख के बड़ा खुश हुआ, साथ वाले ने आग बुझा ली, मेरा नुकसान होने से बच गया। साथ वाली दुकान वाले ने कहा सर कोई पैसे वगैरह तो दें, मैंने अपनी जान पे खेल के आग बुझाई है, क्या पैसे अदा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये एक्ट ग्रेस्टस है। ठीक है, आखिरी एग्जांपल, घर जा रहे थे, गाड़ी ड्राइव करते हुए सिग्नल पे गाड़ी रुके, एक लड़का आया और गाड़ी के शीशे साफ करने लगा। क्लासिक एग्जांपल हमारे, गाड़ी के शीशे साफ करने लगा। जब शीशे साफ कर चुका तो उसने कहा पैसे, हमने कहा वो कैसे? शीशे साफ किए हैं। हमने कहा हमने थोड़ा ही कहा था तुम अपनी गाड़ी लेके हम तुम्हारी गाड़ी के शीशे साफ कर देते, हमने थोड़ा ही कहा था। बताइए क्या हम लीगली पैसे अदा करने के पाबंद हैं? सबसे पहले बताइए क्या तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं? अगर तीनों कंडीशन पूरी हो रही है ना, फिर इस एक्ट के पैसे अदा करने के पाबंद होंगे, वरना नहीं। ठीक है, नॉन ग्रेजुएट एक्ट में वो एक्ट्स आते हैं जिनका एग्रीमेंट नहीं होता, किसी के कहे सुने बगैर उसको वो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बाज़ औक़ात किसी के कहे बगैर उसको जो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, बाज़ औक़ात ये अल्लाह वास्ते होते हैं, बाज़ औक़ात अल्लाह वास्ते नहीं होते। तो मुझे बताइए इसमें पहली कंडीशन पूरी हो रही है, कौन सी कंडीशन? क्या ये नॉन ग्रेजुएट है? कैसे पता चला नॉन ग्रेजुएट है? आपको पता है ये लोग काम करते हैं सिग्नल्स पे। क्या ये लीगल था? इलीगल काम तो नहीं है शीशे साफ करना। क्या आपने बेनिफिट्स एंजॉय किए? गाड़ी का शीशा साफ करवाया? बिल्कुल करवाया। तो पैसे अदा करने के पाबंद है कि नहीं? अब बताइए, घर जा रहे हैं, भूख लगी हुई है, साथ ही रेडी वाला खड़ा है, नान चने, ठीक है, आप गुजर रहे थे, उसने कहा आइए सर बड़े मजे के नान चने हैं। आपने कहा मैं भी यही सोच रहा था, बैठ गए नान चने खाए। घर जाने लगे, उसने कहा पैसे, आपने कहा खुद ही तो आपने बिठाया था। वैसे कैसे? बताइए क्या पैसे अदा करने के पाबंद है? कैसे पाबंद है? नॉन ग्रेजुएट एक्ट है। कैसे पता चला नॉन ग्रेजुएट है? भाई दुकान इसीलिए तो बैठा है उधर, लॉफुल है, बेनिफिट एंजॉय किए, बिल्कुल किए। और अगर घर जा रहे हैं, आपने देखा रश लगा हुआ है, जैसे रमजान में होता था, बात कुछ नेक दिल लोग होते हैं ना, फ्री में गुड्स बांट रहे होते हैं, आपने देखा उधर बिरयानी बढ़ रही थी, आपने भी जाके बिरयानी लाइन में लग के बिरयानी ले ली, उसके बाद बिरयानी खा ली, वापस आने लगे, वो भाई ने कहा पैसे साथ है, मैंने कहा पैसे, आपने कहा पैसे कैसे? उसने कहा बिरयानी नहीं खाई, 250 का डब्बा होता है। बताइए पैसे देने के लिए पाबंद हैं? क्यों पाबंद नहीं है? कैसे पता चला वॉलंटरी है? नॉर्मली बिरयानी घरों में थोड़ी बिकती है, वो तो दुकानों पे बिकती है। घरों में जब बांट रहे होते हैं, लाइन लगी होती है, तो ये फ्री में दे रहे होते हैं। तो बस कर, ठीक है, चले ठीक है भाई, नान चने की एग्जाम्पल खत्म, बिरयानी की भी खत्म। उन्होंने कहा सर हमारा सफर खत्म हो गया है, और एग्जाम्पल नहीं देनी आपने। ठीक है जी, चले जाएं, घर जाएं और सब कुछ असाइनमेंट नोट कर लें, ये रिटन फॉर्म में कल आपने अटेम्प्ट करके आने और याद भी करके आइएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।